2001 सौरव गांगुली की कप्तानी के लिहाज से बेहद ही जरूरी साल था। इसी साल भारतीय टेस्ट टीम ने गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के अजय रथ को रोकने का काम किया था, जिसके बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन मैच फिक्सिंग के सदमे से बाहर आ रहे देश को अपने खिलाड़ियों सहित एक नए कप्तान पर भरोसा होने लगा था। भारतीय क्रिकेट अब सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए कप्तान के साथ फिर से अपने खोए हुए रुतबे को हासिल करने की होड़ में शामिल हो गई थी। लेकिन अभी भी 2001 में कुछ ऐसा होना बाकी था जिस पर विश्वास करना मुमकिन नहीं था। तो चलिए वक्त का हाथ पकड़कर चलते हैं आज से लगभग 21 साल पहले, जहां टेस्ट क्रिकेट में एक महाशक्ति के रूप में उभर रही भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका में अपने सबसे विवादित दौरे से गुजरना पड़ा था। एक ऐसा दौरा जिसने गुटों में बटी भारतीय टीम को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का यह वो दौर था जब खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस के मन में भी शक और नाउमीदगी ने अपनी जगह बना ली थी, और इन सबसे बाहर आने के लिए हर कोई ऐसा कुछ देखना या हासिल करना चाहते थे जो अच्छा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत के बाद भी ड्रेसिंग रूम के हालात सही नहीं थे। खिलाड़ियों और कप्तान के बीच वो भरोसा देखने को नहीं मिल रहा था जो होना चाहिए। ये सब साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में जग जाहिर भी हो गया था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नवंबर 2001 से भारत और अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी, जिसका पहला मैच ब्लूफंटीन के गुडियर पार्क में होने वाला था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने बुलाया और सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ को शिव सुंदर दास के साथ सलामी बल्लेबाजी के तौर पर भेजा, जो एक अलग प्रयोग था। आपको बता दें कि यह वही मैच था जिसमें वीरेंद्र सहवाग और दीप दास गुप्ता जैसे खिलाड़ियों ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। मैच शुरू हुआ, लेकिन भारत की सलामी जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। भारत का पहला विकेट 7 के स्कोर पर राहुल द्रविड़ के रूप में गिरा, जिसके बाद शिव सुंदर दास भी 14वें ओवर में हेवर्ड की गेंद पर बोल्ड हो गए थे। इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 32 के स्कोर पर आउट हो गए। उनके पीछे पीछे कप्तान सौरव गांगुली भी ड्रेसिंग रूम लौट गए थे। अब मैदान पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी थी। अपने पहले ही मैच में सहवाग के कंधों पर भारत को अच्छे स्कोर तक ले जाने का दारोमदार आ गया था, जिसे उन्होंने हमेशा की तरह बखूबी तरह से निभाते हुए सचिन के साथ एक शानदार साझेदारी स्थापित की, और देखते ही देखते भारत मैच में वापस आने लगा था। पिच पर बाउंस थी और गेंद रुककर बल्लेबाज तक पहुंच रही थी, इसलिए सचिन ने इस मैच में पहली बार उस शॉट का प्रयोग किया था जो उन्होंने आगे चलकर 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर की गेंद पर भी लगाया था, और वो चित्र विश्व क्रिकेट इतिहास में अमरता प्राप्त कर चुका है। खैर, सचिन और सहवाग की शानदार साझेदारी और शतकीय पारियों के चलते भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट खोकर 372 रन बना लिए थे। सहवाग अपने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले शानदार बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल हो गए थे, और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने मैंकेजी के हाथों कैच आउट होने से पहले 155 रन बना लिए थे। दूसरे दिन भारत अपने स्कोर में बड़ा इजाफा नहीं कर पाया और सिर्फ 379 के स्कोर पर ऑल आउट हो गया। अब अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी करने उतरी। टीम के 6 बल्लेबाजों ने 40 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें हर्षल गिब्स और क्लूजनर की शतकीय पारियां भी शामिल थी। भारतीय गेंदबाजों के पास इस तरह के हमले का कोई जवाब नहीं था। चोट से उबर के मैदान पर उतरे श्रीनाथ के अलावा कोई भी गेंदबाज विरोधी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पाया था। 143 ओवर और 610 मिनट चली अफ्रीकी पारी का आखिरी स्कोर 563 था, और यहाँ से भारतीय टीम मैच में कभी भी वापसी नहीं कर पाई। अपनी दूसरी पारी में भारत सिर्फ 69 ही ओवर बल्लेबाजी कर पाया, जिसमें शिव सुंदर दास के अलावा कोई भी बल्लेबाज 40 के उस पार नहीं पहुंच पाया। पूरी टीम 237 के स्कोर पर आकर सिमट गई थी। पिछली बार की तरह शॉन पोलॉक ने भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। अफ्रीकी टीम को 54 रनों का मामूली लक्ष्य मिला, जिसे इस टीम ने एक विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया था, और भारत यह मैच चौथे दिन हार गया। भारतीय टीम के प्रदर्शन से तो यह साफ हो गया था कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो सही नहीं चल रहा है, और यह आशंका तब यकीन में बदल गई जब एक मैच के खत्म होने के बाद सौरव गांगुली का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें सौरव गांगुली ने अपने साथी खिलाड़ियों पर सवाल उठाए थे। पीटीआई एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने कहा था कि मेरी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ओपन करने के लिए भेजने पर वो दिल लगाकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, और किसी दूसरे खिलाड़ी को ओपन करने के लिए कहो तो मना कर देते हैं। यह साफ था कि ये दोनों बातें द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के लिए कही गई थी, क्योंकि पहले मैच में राहुल द्रविड़ को ओपन करने के लिए फोर्स किया गया था। साथ ही वीवीएस लक्ष्मण ने ओपनिंग करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर कंसीडर होकर नहीं रहना चाहते थे। इन बातों से साफ था कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में क्लैश खत्म नहीं हुआ था, और इसका असर सीरीज के अगले मैच में भी देखने को मिला था। दूसरे मैच से पहले 2 दिन का एक मैच खेला जाने वाला था, जो बारिश की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान सौरव गांगुली ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अगर कोई ओपनिंग करने के लिए तैयार नहीं है तो खुद ही यह जिम्मेदारी निभाएंगे। एक कप्तान होने के नाते वो भारतीय टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
यह बात गांगुली ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में भी दोहराई, जिसमें उनका अपने खिलाड़ियों के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा था। 16 नवंबर के दिन सीरीज का यह दूसरा मैच शुरू हुआ, जिसमें पोर्ट एलिजाबेथ के मैदान पर गांगुली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 362 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसमें हर्षल गिब्स ने 196 रनों का योगदान दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ जवागल श्रीनाथ ने 6 विकेट अपने नाम किए थे। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की थी और दूसरे दिन हर किसी का ध्यान भारत के ड्रेसिंग रूम की तरफ था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि वहां पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर कौन से 2 बल्लेबाज आने वाले हैं। सौरव गांगुली ने कहा था कि वो ओपनिंग करने उतरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शिव सुंदर दास के साथ विकेट कीपर दीप दास गुप्ता ने भारतीय पारी की शुरुआत की, लेकिन यह जोड़ी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। इनके बाद भी कोई बल्लेबाजी पारी को संभाल नहीं पाया। 69 रनों तक आते आते भारतीय टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद लक्ष्मण की 89 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम 201 रन तक पहुंच पाई थी। अफ्रीका ने इसके बाद 233 रन बनाए और पारी को घोषित कर दिया। यहां से परिस्थितियों ने एक नया मोड़ लिया और अब यह जंग एक तरह से मैदान के बाहर भी शुरू हो गई थी। दरअसल मैच रेफरी माइक डेनिस ने भारत के कुछ बड़े खिलाड़ियों को अलग अलग मामलों में दोषी करार दे दिया था, जिसके चलते मैदान के बाहर एक तनाव का माहौल बन गया था। माइक डेनिस ने जिन खिलाड़ियों को दोषी करार दिया था, उनमें से वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, दीप दास गुप्ता, शिव सुंदर दास को एक्सेसिव अपीलिंग का दोषी ठहराया गया। तो इन सौरव गांगुली को अपनी टीम को कंट्रोल न कर पाने का दोषी बताया गया। इन 5 खिलाड़ियों के अलावा आखिर और सबसे बड़ा नाम जो इस लिस्ट में था वो सचिन तेंदुलकर का था, जिन्हें बॉल टेम्परिंग का दोषी बताया गया। यानी भारतीय टीम के 6 बड़े खिलाड़ी सजा के दायरे में आ गए थे, लेकिन बीसीसीआई इन आरोपों को सिरे से नकार रही थी। अगले दिन पूरे भारत में यह खबर फैल गई और लोग सचिन तेंदुलकर और बाकी खिलाड़ियों के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे थे। मैच के चौथे दिन शाम तक यह खबर भी छा गई कि इन सभी खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिया गया है। बहरहाल इस तनातनी के बीच दूसरा मैच जारी था। अफ्रीका से मिले 395 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शानदार एकजुटता के साथ बल्लेबाजी करते हुए मैच ड्रॉ करवा दिया। इस मैच के दौरान कुछ ऐसे दृश्य कैमरे में कैद हुए जिन्हें सबूत मानकर भारतीय खिलाड़ियों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से एक दृश्य में सचिन तेंदुलकर गेंद की सीम पर उंगलियां रगड़ते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए उन्हें दोषी माना गया था। लेकिन असल में सचिन तेंदुलकर गेंद से मिट्टी साफ कर रहे थे, न कि गेंद की सीम के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे थे। लेकिन ऐसा करते समय वे भूल गए थे कि गेंद से मिट्टी साफ करने के दौरान उनकी पीठ अंपायर की तरफ नहीं होनी चाहिए और कोई खिलाड़ी अंपायर के पास जाकर ही ऐसा कर सकता है। लेकिन सचिन ऐसा करना भूल गए और अपनी इस भूल को सचिन ने खुद स्वीकार भी किया था। इतना सब होने के बाद दूसरे मैच की चौथी शाम को बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आईसीसी उनके खिलाड़ियों पर से सभी आरोप वापस ले, वरना वो भी अपनी टीम को वापस बुला लेंगे। 5वें दिन का खेल और अगला टेस्ट मैच नहीं हो पाएगा। अगले दिन रवि शास्त्री जो समय कमेंटेटर हुआ करते थे, उन्होंने भी माइक डेनिस को पूरे विश्व के सामने लाइव कॉन्फ्रेंस में लताड़ कर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया था और अब ये मामला 2 देशों के बीच न रहकर पूरे विश्व क्रिकेट के लिए जरूरी हो गया था। हर कोई इस मामले को गंभीरता से लेने लगा था। खैर दूसरा मैच किसी तरह खत्म हुआ, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह सीरीज पूरी हो पाएगी, क्योंकि बीसीसीआई अब भी अपनी मांगों पर अड़ी हुई थी। भारत को तीसरे मैच के लिए माइक डेनिस मैच रेफरी के तौर पर नहीं चाहिए थे और जगमोहन डालमिया ने भी यह कह दिया था कि अगर आईसीसी ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो भारत आईसीसी से किनारा कर लेगा और इससे विश्व क्रिकेट टूट भी सकता है। डालमिया के इस बयान के साथ ही ऐसी खबरें भी सामने आने लगी थी कि बीसीसीआई एक रेबल लीग बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें विश्व क्रिकेट से तोड़कर खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। आईसीसी इन सभी बातों से सख्ते में आ गई और इसका असर यह हुआ कि मैच से एक रात पहले क्रिकेट साउथ अफ्रीका और आईसीसी में एक डील हुई, जिसके चलते माइक डेनिस को रातों रात इंग्लैंड भेज दिया गया और उनकी जगह वक्त की कमी को देखते हुए लोकल मैच रेफरी को बुलाया गया। लेकिन अब तीसरा मैच ऑफिशियल टेस्ट मैच नहीं होने वाला था, उसे अनऑफिशियल टेस्ट मैच का दर्जा दिया गया। अगले दिन सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने इस मैच से खुद को बाहर रखने का फैसला किया। सेंचुरियन में खेले गए इस मैच में भारत को 70 रनों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा और इस तरह विवादों से घिरी यह सीरीज अफ्रीका की जीत के साथ खत्म हो गई। आईसीसी ने इस मामले की जांच करते हुए सहवाग पर लगे बैन को सही ठहराया, तो वहीं गांगुली और सचिन पर लगे प्रतिबंध को पलटने का निर्णय लिया, जिसके चलते इंग्लैंड के खिलाफ सहवाग को सीरीज के पहले टेस्ट में बाहर होना पड़ा था। माइक डेनिस साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज के बाद केवल 5 मैचों में ही रेफरी के तौर पर नजर आए, जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। आईसीसी ने 2002 में इस मामले की बड़ी जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्णय भी लिया था, क्योंकि माइक डेनिस पर तरफदारी करने की बातें भी सामने आई थी, लेकिन किसी वजह से कमेटी भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाई और यह मामला रफा दफा हो गया। खैर कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस सीरीज के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम की दशा सुधरने लगी थी और अब भारतीय टीम मैच फिक्सिंग के बाद सही मायनों में एक नजर आने लगी थी और इसी एकता के दम पर भारतीय क्रिकेट ने आने वाले दिनों में कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।